Hello, friends. Welcome to our channel Mind Batteries. We are back again with our series India to US Journey, episode 2. First of all, I would like to thank my viewers who is currently watching this video and our esteemed subscribers who have subscribed our channel. If you have not subscribed, please do subscribe and hit the notification bell. So, दोस्तों ये हमारा एपिसोड 2 है. एपिसोड 1 में हमने आपसे अपनी वाव एंड आउच मोमेंट्स अलॉन्ग विद सम यूजफुल इंफॉर्मेशन आपसे शेयर किए थे. अगर आपने वॉच नहीं किया, उसको नहीं देखा है, please do watch that before you come to this video and watch this again. So first of all, उस वीडियो में हमारा वीज़ा लग चुका था और हमें ये डिसीजन लेना था कि क्या मुझे अकेले फ्लाई करना है या फिर अपनी फैमिली के साथ. So आपको मैं इन सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन दूंगा. So सबसे पहले क्वेश्चन ये आती है इतनी देर वीडियो देखने के बाद कि मैं ये वीडियो क्यों देखूं इस बंदे का, राइट? सो लेट मी टेल यू दैट व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो. ये ऑब्जेक्टिव इस वीडियो का ये है दोस्तों कि हम अपनी एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस, वी डू हैव सम रियल लाइफ एक्सपीरियंस, एवरीवन हैज अ रियल लाइफ एक्सपीरियंस, बट लर्निंग फ्रॉम डिफरेंट एक्सपीरियंस इज नॉट अ बैड थिंग एंड दिस इज व्हाई वी आर हियर. आई एम शेयरिंग माय एक्सपीरियंस, माय माय स्ट्रगल्स, माय एक्सपीरियंस, माय व्हाटएवर एज अ फैमिली आई हैव गॉन थ्रू, वो हम करना चाहते हैं. सो इस एपिसोड में आपके लिए क्या है? फर्स्ट, अगर आप प्लान कर रहे हैं यूएस आने का या फिर आप यूएस के बारे में जानना चाहते हैं कि लोग अगर जाते हैं तो किस तरह का एक्सपीरियंस होता है, सो प्लीज़ आप बने रहिए इस एपिसोड में. मैं आपको बताता हूँ क्या क्या इन्फॉर्मेशन, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपसे बताने जा रहा हूँ. नंबर 1, हम अगर फ्लाई करते हैं तो हमारी सबसे पहली चीज़ क्वेश्चन दिमाग में ये रहती है कि इमिग्रेशन क्या होता है, किस तरह से वहाँ पे जाने के बाद वीज़ा लग तो गया है लेकिन वहाँ एंट्री मिलेगा नहीं मिलेगा. वी विल टॉक अबाउट दैट. सेकेंड थिंग, वहां जाने के बाद हमारी इतनी लंबी जर्नी होती है, लंबी जर्नी होने के बाद वहां पे जब मैं लैंड करूंगा तो कौन है मेरे साथ? क्योंकि हम इंडियंस को या हमें एक आदत होती है एक सोशल लाइफ जीने की, बट जब वहां जाएंगे तो क्या यही सेम कल्चर, सेम एवरीथिंग विल बी सेम? विल टॉक अबाउट दैट. थर्ड, क्योंकि मैं एक फैमिली पर्सन हूं और मेरी वीजा लग चुकी है एंड आई एम प्लानिंग टू ब्रिंग माई फैमिली, राइट? तो उसके लिए आपको ये भी सोचना पड़ता है कि मैं वहां पे जब लैंड करूंगा, लैंड करने के बाद मुझे बोर्डिंग, लॉजिंग, कम्यूट एंड एवरीथिंग, राइट? आपको एक पूरी दुनिया बसानी होती है, तो आप वो एक पूरी डायलेमा में रहते हो कि हाउ शुड आई प्रोसीड विद दैट, राइट? तो मैं आपको कुछ इन सारे डिस्कशन में आपको बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन थ्रो करूंगा. एंड अगर आपको स्पेसिफिक क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए कि इस वीडियो से क्या आपको मिलने वाला है, आप प्लीज़ हमारी डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए. मैं उसमें स्पेसिफिक क्वेश्चंस मेंशन कर दूंगा जो कि हमारी ये कंप्लीट वीडियो में आपको मैं थ्रू माय डिस्कशन यू विल गेट टू नो दोज आंसर्स. सो प्लीज़ कीप इन टच, कीप वॉचिंग एंड मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में. वेलकम बैक दोस्तों. थैंक यू बने रहने के लिए. सो जैसा कि मैंने कहा कि ये एपिसोड 2 है और इस एपिसोड में मैं अपनी जर्नी के बारे में बात करते रहूँगा, प्लस आपको कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन थ्रो करूँगा जो कि आपके लिए यूजफुल हो सकता है. आई नो आपका एक्सपीरियंस अलग हो सकता है, बट मैं अपनी एक्सपीरियंस थ्रो करूँगा और आपको अगर इसमें से कुछ भी इंफॉर्मेशन यूजफुल होती है, इट विल सफाइस आवर गोल ऑफ दिस वीडियो. सो पहली चीज़, इस वीडियो का आपने अगर ये देखा होगा, टाइटल था कि क्या मुझे अकेले फ्लाई करना है, मेरे बच्चों को और मेरी फैमिली को साथ लेकर फ्लाई करना है. तो मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि आई हैड एन असाइंड प्रोजेक्ट फ्रॉम माय ऑर्गेनाइजेशन एंड आई हैड टू फ्लाई इंस्टेंटली. मुझे हाथ के हाथ फ्लाई करना था, सो आई हैड टू फ्लाई. सो मेरी पहली चीज़ थी, मेरी टिकट थी आबू धाबी से विया आबू धाबी. सो इंडिया दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट टू आबू धाबी, विया आबू धाबी टू वाशिंगटन, IAD इंटरनेशनल DC इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, वहाँ पे मेरी फ्लाइट थी. सो दोस्तों हर स्टेट का एक्सपीरियंस अलग होता है, बट मैं अपनी एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मेरी इंडिया दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेके US DC एयरपोर्ट तक DC एयरपोर्ट तक कैसी जर्नी रही और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. फर्स्ट, जनरली जब हम ट्रैवल करते हैं तो आपको कोई भी टिकट दे दिया जाता है, किसी भी तरह दे दिया जाता है. मेरे को एक बहुत अच्छी बेनिफिट मिली कि व्हेन आई वाज फ्लाइंग, सबके दिमाग में ये होता है कि 17, 18 और 23 घंटे की जर्नी करने के बाद फर्स्ट टाइम अगर मैं किसी वीज़ा पे ट्रैवल कर रहा हूँ तो वहाँ लैंड करने के बाद बॉर्डर सिक्योरिटी जो होती है, जो इमिग्रेशन होता है, वहाँ पे क्या होगा. इस डायलेमा में बहुत लोग रहते हैं, बहुत लोग डरे रहते हैं. मैं भी डरा हुआ था जब फर्स्ट टाइम आया था. सो उस केस में इस डायलेमा को
डिलेमा में आदमी रहता है तो बहुत ही डरा रहता है, और 24-27 घंटे की जो जर्नी होती है बहुत लंबी जर्नी लगने लगती है। मेरे साथ क्या हुआ दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा। वन इज, मेरी फ्लाइट विया अबू धाबी थी, एंड अबू धाबी में जब आप कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़ते हो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, तो आपकी इमिग्रेशन जो होती है, आपकी जो I-94, आपकी जो एंट्री होती है यूनाइटेड स्टेट्स की, वहीं पे चेक कर ली जाती है। आपका जो वीज़ा होता है वहीं पे चेक होता है, आपसे इंटरव्यू जो होता है क्विकली वहीं पे चेक किया जाता है, और चेक करके आपको एंट्री जो होती है, जिसको हम I-94 बोलते हैं, वो एक स्टाम्प एंट्री का जो आपको फॉर्म होता है वो मिल जाता है। सो दैट वाज वेरी बेनिफिशियल फॉर मी। मैं वहाँ पे लैंड किया, लैंड करने के बाद मेरी वहीं पे डिस्कशन हो गई, और वहाँ पे मुझे स्टाम्पिंग I-94 मिल गया कि आप 3 साल के लिए आपको यूनाइटेड स्टेट्स में आपको एंट्री दी जाती है। दैट वाज अ वेरी प्राउड मोमेंट, दैट वाज वेरी नाइस मोमेंट, जहाँ की अब देखो दोस्तों क्या होता है, आप जब 17 घंटे की जर्नी करते हो, आप ये सोचते हो यार 17 घंटे के बाद जर्नी करेंगे, वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ क्या होगा क्या नहीं होगा, वी डोंट नो। एक पीस ऑफ माइंड नहीं रहता उस जर्नी में, राइट? 17-18 घंटे अगर आप जर्नी कर रहे हो, दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट। हो सके तो आप अबू धाबी से होके आओ। लेट मी टेल यू व्हाई। आपको डिसीजन, पहली चीज, आपको डिसीजन 4 घंटे 4.5 घंटे में पता चल जाती है अगर आप दिल्ली से कनेक्टेड हो, राइट? आपको वहीं पे पता चलेगा क्या होने वाला है। उसके बाद की जो 12 और 15 घंटे की जर्नी है, दैट यू विल बी सो पीसफुल, यू विल स्टार्ट इमेजिनिंग अबाउट द यूनाइटेड स्टेट्स कि अब तो मुझे यूनाइटेड स्टेट्स में एंट्री मिल चुकी है, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि आप जब यहाँ पे लैंड करोगे, लैंड करने के बाद आपके पास कोई चेक नहीं होता है, कोई सिक्योरिटी चेक नहीं, कोई इमिग्रेशन चेक नहीं, आप डायरेक्ट निकल के आप यूनाइटेड स्टेट्स में एंट्री कर सकते हो। सो वन गुड थिंग, कीप दैट इन माइंड, इट्स एन इंफॉर्मेशन। सेकेंड, जब मैं यहाँ पे लैंड किया, मेरी स्टाम्पिंग हो गई, I-94 मिल गया, और उसके बाद जब मैं यूएस में लैंड किया, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि भैया यहाँ पे लैंड तो कर गए, तो आप प्लीज डू मेक श्योर कि आप इंडिया की तरह एक्सपेक्टेशन ना रखें। जैसे कि हम इंडिया में क्या होता है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, हमें टैक्सीज मिलती हैं, ऑटोज मिलते हैं, मल्टीपल चीज़ें मिलती हैं। अमेरिका में भी मिलता है नो डाउट, बट आपको ऑटो, टेम्पू, ये वो बेसिक जो हमारे व्हीकल्स हो तो नहीं मिलते हैं। यहाँ पे आपको टैक्सी करनी होगी या फिर आपको अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना पड़ेगा। सो मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ किया था, एंड आई फील लाइक आपको अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, आप बाहर निकलते आप टैक्सी बुक कर सकते हो, एंड देन यू कैन गो फॉर योर प्लेस विच एवर यू हैव सिलेक्टेड फॉर। सो दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि मैं वहाँ पे टैक्सी कैसे लूँ, तो टैक्सी बूथ होते हैं, ईजी पार्ट, ओके। अब आपको रहने का, अगर आपकी कंपनी ने आपको बोर्डिंग और लॉजिंग का अगर अरेंजमेंट करके दिया है, वेरी वेल एंड गुड। अगर आपको खुद से करना है तो आप अपने क्या कर सकते हो, आप बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको दे दूंगा, अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हो। हमारे बहुत सारे इंडियन दोस्त होते हैं जो कि यहाँ पे रहते हैं टेम्पोररी, बहुत लोग रहते हैं जो कि आपको रेंट आउट करते हैं, साथ में रहते हैं, राइट? तो वो थोड़ा चीप भी हो जाता है, थोड़ा लेस एक्सपेंसिव हो जाता है, एंड दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल एक्चुअली। मैंने वही किया था क्योंकि मुझे टेम्पोररी अकोमोडेशन चाहिए था, और मुझे यहाँ पे आके सारी चीज़ों को देखना था कि कैसे मैं अपनी फैमिली को अगर ला रहा हूँ तो क्या क्या चीज़ें मुझे प्रिपेयर करनी चाहिए। सो एज पार्ट ऑफ दैट, मैंने अपने दोस्त के साथ कनेक्ट किया था, एंड मैं बोला था कि मुझे 15-20 दिन मुझे एकोमोडेशन चाहिए। सो मैं वहाँ गया, एंड आई पेड देम, एंड ही केम पिकअप, मुझे पिकअप किया, लेके गया। बट उसके बाद क्या होता है दोस्तों मालूम है, आप जब यहाँ पे आते हो, आने के बाद आप कम्यूट इज अ बिग प्रॉब्लम। अगर आपके पास कार नहीं है तो यूनाइटेड स्टेट्स में बोला जाता है हैंडीकैप्ड हो, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है? तो कार नहीं है तो क्या करें फिर? अगर आपका बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत ही करीबी दोस्त है, या बहुत ही करीबी आपके कोई रिश्तेदार है जो कि आपको डेली कार से आपकी जो भी जरूरत है वो पूरा करता है, दैट इज वेल एंड गुड। इफ नॉट, आप उबर करोगे, आप डेली उबर करोगे, कैब करोगे। मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम हुआ था, मुझे बहुत सारी चीजें करनी थी। अब कोई दूसरी अपनी फैमिली को छोड़ के, अपना काम छोड़ के तो आपके सेटलमेंट में नहीं लगा रहेगा, राइट? तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहली चीज जो की वो था पब्लिक ट्रांसपोर्ट। सो सेकंड थिंग इज, आप जैसे लैंड करते हो, आप घर पहुंच गए, सब कर लिए, तो आप सेकंड चीज ये है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में पता करो कि कहाँ से क्या क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती हैं, क्या रूट है, क्या नहीं है। तो यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में हर स्टेट में आपको एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल ही जाता है, तो आप उनकी जो मंथली पास होती है, डेली पास होती है, वो आप ले लें, वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, अब ये होता है जब आप लैंड कर गए वहाँ पे, अब आप सेटल हो गए, आपको पता है कि यू गॉट अ कम्यूट एंड नाउ यू हैव स्टार्टेड स्पेंडिंग अ डे और टू।
नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि 2-3 स्पेंड करने के बाद मेक श्योर यू चेक योर I-94 ऑनलाइन। मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। प्लीज डू चेक योर I-94 एंट्री ऑनलाइन ऑन द वेबसाइट, क्योंकि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई थी एंड आई वांटेड टू शेयर दैट इंफॉर्मेशन विद यू। मेरा I-94 में मेरा नाम और मेरा डिटेल, मेरा फर्स्ट नेम रॉन्ग हो गया था। बहुत लोगों के साथ ये होता है कि I-94 में जो डिटेल्स हैं, आपका वीज़ा का एंट्री क्या था, आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम, सारी चीज़ों में कुछ ना कुछ मिस्टेक अगर हो जाता है तो बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं हाउ टू फिक्स दैट एक्चुअली, क्योंकि आप तो ऑलरेडी इमिग्रेशन करके आए हो कहाँ पे, अबू धाबी में, राइट। तो उस केस में क्या होता है दोस्तों, ऑनलाइन मैं बहुत कोशिश किया, अपने लीगल अटॉर्नीज को भी पूछा, बट दैट डिडंट हेल्प अ लॉट। मैं ऑनलाइन सर्च किया, सारी चीज़ें किया। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपके साथ भी I-94 की में कोई अगर प्रॉब्लम है, बिकॉज दैट इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट, रिमेंबर दैट। अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम हुआ है I-94 में, सो दिस इज़ द ईमेल ID। आई एम गोइंग टू शेयर दिस ईमेल ID इनटू द इनटू द डिस्क्रिप्शन, और जहाँ भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उस ईमेल ID पे आप अपनी सारी डिटेल्स अलॉन्ग विथ स्कैन कॉपीज ऑफ योर पासपोर्ट, वीज़ा, एंट्री, I-94 सारी चीज़ें करके आप भेज दीजिए। आपको वो रेक्टिफाई करके आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि आपकी चीज़ें हो गई या नहीं हुई, या फिर प्रॉपर कम्युनिकेशन हो आपको कर देंगे। मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं जहाँ की ये ईमेल पे अगर आप भेजते हो तो हेल्पफुल नहीं होता है। मेरे लिए तो हमेशा हेल्पफुल रहा है, 2-2 बार मेरे लिए हेल्पफुल रहा है। बट अगर नहीं होता है तो वो लोग आपको ईमेल पे नोटिफाई कर देंगे कि आप वहाँ पे, आपको बुलाया जाएगा कि आप जाओ यूनाइटेड स्टेट्स के जिस भी स्टेट में आप एंट्री की हो, उस वहाँ पे जाओ, वहाँ पे वो आपका वो प्रॉब्लम को फिक्स कर देंगे। सो ये ध्यान रखना है दोस्तों, चेक योर I-94 वंस यू एंटर इनटू यूनाइटेड स्टेट्स, यू आर डन, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं, I-94 लग गया है, घुस गए, तो आप केयर नहीं करते हो, बट बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आप जब रहने लगते हो 5-10 दिन, तो आपका उसके बाद स्टेप होता है कि आप आए, सबसे मेजर चीज, अप्लाई फॉर योर सोशल सिक्योरिटी नंबर। सोशल सिक्योरिटी नंबर कुछ नहीं है हमारा जैसा, वहाँ पे आधार कार्ड है, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। तो यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी नंबर एक बहुत ही की नंबर है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, जहाँ की आपकी सारी डिटेल्स कनेक्टेड है। इट्स अ यूनिक ID फॉर एन इंडिविजुअल, ठीक है। सो प्लीज डू अप्लाई फॉर अ सोशल सिक्योरिटी नंबर। हम आपको बताएंगे कि सोशल सिक्योरिटी कैसे अप्लाई करता है, दूसरे एपिसोड लेके आएंगे उसमें हम, ठीक है। बट आप मेक श्योर करो कि आप सोशल सिक्योरिटी अप्लाई करो, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों नेक्स्ट कि आपने क्या किया, आपको I-94 बता दिया, सोशल सिक्योरिटी के बारे में बता दिया। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे जो भी चीज़ें चलती हैं या काम होता है, मोस्टली पीपल यूजेस क्रेडिट कार्ड्स और दे यूज कैश। डेबिट कार्ड हमारे इंडिया की तरफ बहुत कम यूज होते हैं। यहाँ पे इंडिया में हमारे बहुत होते हैं, बट यहाँ पे बहुत कम यूज होता है डेबिट कार्ड, टू बी ऑनेस्ट। सो क्रेडिट कार्ड आपके पास होगा नहीं, क्योंकि आप पहली बार यहाँ पे आए हो। क्रेडिट कार्ड अगर इंडिया का यूज़ करोगे तो उसमें APRs या जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं या चार्जेज होते हैं बहुत हाई होते हैं। तो आपको चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स का क्रेडिट कार्ड। वो भी एक बहुत फन फैक्टर है, मैं आपको बताऊंगा क्रेडिट कार्ड, हाउ टू गेट अ क्रेडिट कार्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स, हाउ टू बाय अ कार इन यूनाइटेड स्टेट्स। आई विल टॉक अबाउट ऑल द स्टफ डाउन द लाइन इन अदर एपिसोड्स। बट फिलहाल अभी कमिंग टू द पॉइंट, हैव सम लेवल ऑफ कैश इन योर हैंड एवरी टाइम। आप जब भी ट्रैवल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप अपने हाथ में कैश रखो, थोड़ा बहुत कैश रखो, ठीक है। एट द सेम टाइम मेक श्योर कि आप ज़्यादा कैश कैरी ना करो, क्योंकि वो सेफ नहीं होता, अच्छा नहीं होता है, ठीक है। सो डू कैरी कैश, दैट इज़ वेरी हेल्पफुल, दैट इज़ वन। अब बात आती है दोस्तों कि अब मैंने ये बेसिक चीज़ें, सारी चीज़ें कर ली, अब मेरा डे टू डे काम होने लगा है। अब मुझे क्या करना है, नाउ आई हैव टू थिंक फर्दर, राइट, हाउ आई कैन ब्रिंग माई फैमिली हियर। मेरे साथ भी यही था, मेरे पास टाइम कम था, मुझे ये बोलना था कि काम भी शुरू करना है, क्योंकि आप यहाँ पे प्रोजेक्ट पे आए हो। अलॉन्ग विद दैट यू ऑल्सो हैव टू मेक श्योर दैट कि आप अपने आप को रेडी कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो टू ब्रिंग योर फैमिली बैक हियर, राइट। सो आई हैड द सेम सिचुएशन। और मेरे साथ क्या है कि मेरे 2 बच्चे हैं, दे वर इन मिड टर्म स्कूल, सो आई कुड नॉट मेक देम कम हियर डायरेक्टली। मुझे थोड़ा रिएक्शन टाइम चाहिए था। तो मुझे यहाँ पे स्कूल देखना है, घर देखना है, एंड उस घर को घर बनाना है, so that I can bring my family here. So my next step was, where do I search, how to rent, in which area to rent, and what is the different criteria that I should consider in my mind before I go for that. So दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, मैं अपने बहुत सारे दोस्तों से सलाह लिया कि दोस्त कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। बट अगेन मैं आपको फिर से एक चीज़ बता देता हूँ,
आप यूनाइटेड स्टेट्स में अगर लैंड करते हो या प्लानिंग कर रहे हो आने का, या अगर यहाँ पे रहने का प्लान कर रहे हो, स्टार्ट थिंकिंग इंडिपेंडेंटली। डेफिनेट है आप किसी के एक्सपीरियंस से आप सीखो, उनकी मदद लो, बट यहाँ पे हमारे इंडिया की तरह मददगारी मतलब यू वोंट गेट टू मच ऑफ हेल्प। यू हैव टू स्टार्ट लिविंग इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की अपने दोस्तों के साथ, बहुत सारी चीज़ें मैं पूछा, ये वो कहाँ रहते हो, क्या रहते हो, सब अपनी अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से रहते हैं। तो मुझे भी अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से देखना था, अपनी फैमिली के स्ट्रक्चर के हिसाब से देखना था। मेरे दो बच्चे हैं, दोनों बच्चों की स्कूलिंग के बारे में सोचना था, मेरी वाइफ के बारे में कि अगर मैं नहीं रहता हूँ तो शी डज नॉट ड्राइव एंड ऑल। बहुत सारी फैक्टर्स होती हैं जो आपको कंसिडर करने होते हैं। सो आई डिड द सेम। आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर रेंटिंग एन अपार्टमेंट, but while renting the apartment, being a family member with 2 kids, wife, me, सारी कंस्ट्रेंट्स को लेके हमने ये देखा कि 3 ट्रायंगल्स है। 1, आई नीड टू चेक फॉर अ स्कूल दैट इज नियर। आई नीड टू टेक अ रेंट टू अ नियर बाय प्लेस जहाँ की स्कूल्स अच्छी हो और वहाँ से मेरी ऑफिस की कम्यूट भी अच्छी हो। तो फाइनली दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि अब बात ये आती है कि दुर्गेश जी बोल तो रहे हो, लेकिन कहाँ पे खोजेंगे, कहाँ सर्च करेंगे? दोस्त तो सारी चीज़ें हमें बताएंगे नहीं इंडिविजुअली ले जा जाके। तो एक वेबसाइट है दोस्तों जो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल थी, दैट वाज glaw.com। ऑल्दो दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड एपिसोड, ठीक है, मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता रहा हूँ। glaw.com वाज बीन वेरी वेरी हेल्पफुल टू मी एज एन इंडिविजुअल। अगर आप अकेले आते हो तो आप glaw.com पे क्या होता है, उसकी बेनिफिट्स क्या होती हैं दोस्तों। यहाँ पे जो स्कूल होते हैं, पहली बात आपके लिए बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है कि यहाँ के जो स्कूल्स होते हैं, जो पब्लिक स्कूल्स होते हैं बच्चों के लिए, वो फ्री हैं, वो आपके टैक्स से जाता है। सो आपके बच्चों की पढ़ाई फ्री है, तो ये ध्यान रखिए आपको स्कूलिंग की। कुछ स्कूल्स जो होते हैं, कुछ स्टेट्स की स्कूल्स जो होते हैं, वो आपको कम्यूट मतलब बस फ्री देते हैं। बस में आप कम्यूट कर सकते हो, आ सकते हो, जा सकते हो। कुछ जगहों पे चार्ज करते हैं। आप ये सारी चीज़ें पहले आप पता कर लो किस स्टेट में क्या रूल्स हैं। मैं जहाँ गया था वर्जीनिया, वहाँ पे ये रूल था कि वहाँ पे चार्ज नहीं कर रहे थे। तो बात आती है दोस्तों कि अब बच्चों का स्कूल, बच्चों की कम्यूट। यूएस में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि जैसे हम एग्जांपल देता हूँ, मैं नोएडा में रहता था, तो नोएडा से आप किसी भी स्टेट में, किसी भी सिटी में, आप किसी भी स्कूल में एडमिशन ले सकते हो। अमेरिका में ऐसा नहीं होता है अनलेस आप बहुत ज़्यादा एक्सेप्शन लेके रखे हो। तो यहाँ पे होता है आप जिस काउंटी में रहते हो उस काउंटी में ही आपको, जिस काउंटी में आप घर ले रहे हो, रेंट ले रहे हो, आप रह रहे हो, रेजिडेंस, उसी काउंटी मतलब उसी सिटी के अंदर कुछ स्कूल्स की बाउंड्रीज होती हैं उस जिप कोड के। तो उस बाउंड्रीज के अंदर के ही स्कूल्स में आपको एडमिशन मिलेगा, बाकी आप किसी स्कूल्स में नहीं जा सकते हो या नहीं जाते हो अनलेस आई एम टॉकिंग अबाउट पब्लिक स्कूल्स। पब्लिक स्कूल फ्री होते हैं, ठीक है। तो मैं अब ये भी एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट हो जाता है कि भैया आपको अब अच्छी स्कूल देखनी है, एरिया अच्छी स्कूल देखनी है जहाँ की पढ़ाई अच्छी होती हो। तो यहाँ पे जीलो जो मैंने वेबसाइट बताया, उस वेबसाइट एक बहुत अच्छी चीज़ है। वहाँ पे क्या होता है, आप जब सर्च करते हो किस एरिया में मुझे घर लेना है, तो आपको उस घर में उसके नियर बाई स्कूल्स भी दिखाने लगते हैं और स्कूल्स की रेटिंग दिखाने लगती हैं दोस्तों, विच वॉज बीन वेरी हेल्पफुल फॉर मी एज अ फैमिली। एज एन इंडिविजुअल बहुत ईजी होता है, यू डोंट नीड टू केयर अबाउट ऑल दो स्टफ। तो मैं स्कूल्स की रेटिंग देखा, स्कूल्स की रेटिंग अच्छी थी, मेरे दोनों बच्चों के लिए स्कूल देखा। फिर मैं देखा कि वहाँ से मेरी घर की कितनी डिस्टेंस है। तो मेरा घर का जो डिस्टेंस था लगभग 2-2.5 माइल के दूर पे था। एक और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा इन्फॉर्मेशन, कि स्कूल में आपको बस फ्री तो होता है, बट एक कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि आपका घर, आपका रेजिडेंस से स्कूल जो है वो 1.5 से 2 माइल की दूरी पे होना चाहिए। मेरा वही केस था। तो मेरा घर 3 माइल की दूरी पे था स्कूल और घर के बीच में, तो हमारी बस अलाउंस थी। अगर आप क्लोज बाय रहते हैं स्कूल के तो आपको बस नहीं मिलती है, ये ध्यान रखिएगा। फाइनल चीज़ ये आती है कि मैंने स्कूल देख लिया, घर देख लिया और मेरा ऑफिस का कम्यूट देख लिया। ये तीनों चीज़ को देखा, बट उसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखना है। अगर आपकी वाइफ हाउस वाइफ है, आपको डेली कम्यूट करने में प्रॉब्लम है, तो आप क्या चाहते हो कि आपको नियर बाय ग्रॉसरी स्टोर्स मिल जाए। डे टू डे आपको जो डेली नीड्स की जो चीज़ें हैं वो आपके अगल बगल हो तो बेहतर होता है। तो स्पेशली जब आपके साथ किड्स हो, राइट। तो मैंने ऐसी ये 4-5 फैक्टर्स को ध्यान रखते हुए हमने फाइनली फॉल्स चर्च बोल के एक जगह है, सिटी है वर्जीनिया में, वहाँ पे हमने एक घर लिया, रेंट लिया। एंड मैंने फाइनली जिलो में देख के मैं फिजिकली जाके विजिट किया, वहाँ पे अपार्टमेंट देखा। आपको ये भी देखना होता है कि किस तरह का अपार्टमेंट देखना, आप फिजिकली जाते हो, इंस्पेक्ट करते हो, फिर आप उसको
अपनी रेंट एग्रीमेंट साइन करते हो। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप यहाँ पे कुछ भी खरीदने जाते हो या कुछ भी लेने जाते हो क्रेडिट पे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यहाँ पे क्रेडिट हिस्ट्री। जैसे हमारा इंडिया में सिविल होता है, सिविल हम वहाँ पे इंडिया में क्या चीज़ के लिए देखते हैं? सिविल हमारे इंडिया में देखा जाता है जब हम बहुत बड़ी लोन लेने जाते हैं, बैंक लोन, क्रेडिट कार्ड, राइट? यहाँ पे भी उस तरह की सिचुएशन है, बट यहाँ पे आप रेंट भी लेने जाते हो ना, तो आपकी कम से कम क्रेडिट हिस्ट्री, कुछ अपार्टमेंट से जो क्रेडिट हिस्ट्री है आपका बैकग्राउंड चेक करते हैं। मोस्ट ऑफ द अपार्टमेंट्स करते हैं। यहाँ तक कि आपका जो आप इलेक्ट्रिसिटी बिल, आप इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लेने जाते हो, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लेना होता है मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में। तो आप जब कनेक्शन लेने जाते हो तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक की जाती है, और क्रेडिट हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अमेरिका में। मैं आपसे शेयर करूंगा मेरे साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई थी। मेरे पास क्रेडिट हिस्ट्री नहीं था, क्रेडिट हिस्ट्री बनाना कैसे है, क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता है क्योंकि आपके पास क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, तो यू स्टार्ट एवरीथिंग अगेन, यू नो, जीरो से स्टार्ट करते हो। तो मैं वो सारी चीज़ें नेक्स्ट एपिसोड में आपसे बताऊंगा। बट फॉर टाइम बिंग मैं ये बोलता हूँ कि मैं फाइनली एक घर, 2 बेडरूम, हॉल, किचन का एक रेंट अपार्टमेंट मैंने देख लिया था, एंड दैट वाज अराउंड $1700 to $1800 वर्जीनिया में, $1800 से $2000 तक का बीच, मतलब रेंज में। वो आपके ऊपर है कि आप किस तरह का रेंट लेते हो। मेरा जो था वो 2000-2500 के रेंट में, रेंज में मैं देख रहा था। तो दैट वाज प्रीटी डिसेंट। तो नेक्स्ट स्टेप क्या था कि मैं फिजिकली गया, मैं उनको कॉल किया अपार्टमेंट्स को, एंड मैं अपॉइंटमेंट लिया। यहाँ पे आप डायरेक्ट जाके घर नहीं दे सकते हो, आपको अपॉइंटमेंट लेना होता है। सो आप अपॉइंटमेंट लेते हो, कॉल करते हो लीजिंग ऑफिस में, एंड आपको वो सारी चीज़ें आपको प्रॉपरली दिखाते हैं। दिखाने के बाद आप क्या करते हो, लीज एग्रीमेंट साइन करते हो। जनरली ये लीज एग्रीमेंट में आपकी सारी डिटेल्स लेते हैं, पासपोर्ट्स लेते हैं, पासपोर्ट, आइडेंटिटी प्रूफ, सारी चीज़ें, और आपकी क्रिमिनल बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होती है। वो सारी चीज़ों को करके एडवांस वगैरह लेके आप अपना लीज एग्रीमेंट साइन करते हो। मेरे केस में यही चीज़ हुआ। आई डिड द सेम, मल्टीपल जगहों पे घर देखा, बट फाइनली एक घर फाइनलाइज किया अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, एंड देन आई साइन द लीज, एंड आई वाज सपोज टू मूव आउट ऑफ माई फ्रेंड्स प्लेस ऑन 4th of October 2018। 4 अक्टूबर 2018 को मुझे मूव करना था अपने घर में। बट दोस्तों, जर्नी वहीं स्टॉप नहीं होती है। अब जर्नी शुरू होती है कि उस घर को मुझे घर बनाना था, उस घर को मुझे घर बनाना था बिफोर इवन आई ब्रिंग माई फैमिली। सो हाउ वी डिड दैट, मतलब हाउ आई डिड दैट, नो वी डिड दैट, हमने कैसे किया, मैंने कैसे किया एक्चुअली, क्या क्या चीज़ें, बेसिक नीड्स कैसे किए, क्या किए, क्रेडिट कार्ड कैसे बनाए, फिर मेरी क्या नेक्स्ट प्लानिंग रही, ये सारी चीज़ों को मैं आपको सारी चीज़ों की जानकारी मैं आपसे दूंगा नेक्स्ट एपिसोड में। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर एपिसोड्स, एंड होपफुली ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा। एंड अगर एक रिकैप देना चाहूँ तो मैं आपको क्विकली एक रिकैप देता हूँ कि इस वीडियो में मैंने क्या क्या क्वेश्चंस के जनरली आंसर्स दे चुके हैं। 1, आपकी अगर ट्रैवल कर रहे हो तो अबू धाबी से आने का क्या बेनिफिट है। दूसरी, आप जब लैंड करते हो तो लैंड करने से पहले आपको मेक श्योर करना है कि आप सारी अपनी इंतजाम वहाँ से कर लो, यहाँ पे आके सरप्राइजेज मत लो। तीसरी, यहाँ पे आते ही आप अपनी जो I-94 है, I-94 को चेक कर लो ऑनलाइन। चौथी, आप अपनी सोशल सिक्योरिटी नंबर को अप्लाई कर दो। पांचवी चीज़ ये है कि आप क्या करो, आप अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में सारी चीज़ें चेक कर लो, क्योंकि आपको डे 1 में आपके पास कार नहीं होगा। अगर आपको राइट लेफ्ट का ड्राइविंग का ये है तो आप कार रेंट कर सकते हो, आपको वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। प्लस हैव एम्पल अमाउंट ऑफ कैश विथ यू, सो दैट आप यहाँ पे जो भी चीज़ें देखते हो, कहीं भी जाते हो, कुछ भी करते हो, क्योंकि आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, वो आपके लिए हेल्पफुल है। सो दोस्तों, आपने देखा कि इतनी देर की वीडियो में मैं बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर किया जो कि मुझे लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए और बहुत हेल्पफुल होता है, स्पेशली फॉर एन इंडिविजुअल, फॉर अ फैमिली हु इज लैंडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन यूनाइटेड स्टेट्स। सो कीप वॉचिंग, मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में आपको लेके आऊँगा क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में, और क्रेडिट हिस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट होती है, और पहला क्रेडिट कार्ड मैंने कैसे लिया था। थैंक यू दोस्तों।